हेलो, नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो क्लास में हमने पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल टॉपिक को पढ़ा था। उस वीडियो क्लास में हमने जो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल में दो टॉपिक्स, जो इसके दो परिमंडल हैं, उनको पढ़ लिया था। जैसे कि भूमंडल को, है ना, हमने भूमंडल को पढ़ा था और उसके बाद हमने जलमंडल को पढ़ लिया था। और आज हम उससे नेक्स्ट दो टॉपिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है ना, जिसमें हमने महाद्वीप, महासागर सब कुछ पढ़ लिया था और जलमंडल भी पढ़ लिया था। अब उसके बाद हमारा बचता है वायुमंडल, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल को, और वायुमंडल के बाद एक बचेगा जीवमंडल। तो इन दो टॉपिक्स को आज हम पढ़ेंगे। पिछला वीडियो था काफ़ी लंबा ना हो जाए, इसलिए हमने इन दो टॉपिक्स को छोड़ दिया था। तो चलिए भाई शुरू करते हैं हमारे इन टॉपिक्स, इन परिमंडल्स को, जिसमें थर्ड परिमंडल है वायुमंडल, ठीक है। वायुमंडल को हम पढ़ते हैं। तो वायुमंडल में हमारी पृथ्वी, अब याद देख लेते हैं, हमारी पृथ्वी चारों ओर गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है, ठीक है ना। तो हमारी जो अर्थ है ना, वो चारों तरफ से गैसेस से घिरी हुई है। उसके अर्थ के चारों तरफ गैसेस हैं, गैसेस, एक पतली परत, जिसको बोल देते हैं कि भाई पतली चद्दर सी बनी हुई है, या एक ब्लैंकेट सा डला हुआ है, किसका, एयर का, हवा का। तो वो जो वायु की जो पतली परत है ना, जिसने हमारी अर्थ को घेर रखा है, हमारी पृथ्वी को घेर रखा है, उसे ही वायुमंडल कहा जाता है, ठीक है। और इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है यह वायु की जो पतली परत है ना, इस ग्रह का। अब इस ग्रह का मतलब क्या है, ये जो इस ग्रह का लिखा है, इसका मतलब है अर्थ का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम सांस लेते हैं, ठीक है ना। मतलब कि हम सांस लेने में जो जरूरत, जिस हवा की जरूरत होती है, जो जैसे ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन से हम सांस लेते वक्त हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, तो वो सब चीज़ें, वो जो गैस है, वो हमें कहाँ मिलती है, वायुमंडल में मिलती है ना। यह वायुमंडल यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो वायुमंडल है वो हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। अब ये कैसे हो गया भाई, वायुमंडल ने हमें कैसे बचा लिया? तो वायुमंडल ऐसे बचाएगा जैसे सूर्य सनरेज, मान के चलिए आप, जैसे सन है, भाई मैं यही समझाने की कोशिश करूंगी, मेरे पास कोई ब्लैंक पेपर नहीं है अभी इसमें। तो जैसे ये सन है, अब सन से जो, और ये हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ। और ये अर्थ पर बना हुआ है वायुमंडल, वायु का आवरण, ठीक है। ये वायु का आवरण है, अर्थ को चारों तरफ से इसने कवर कर रखा है। अब ये सन है, ठीक है। अब सन से जो गैस, जो हीट आ रही है, ठीक है ना, अब ये क्या है, सूरज की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। तो जो सन से जो हीट आ रही है ना, ये उसी उसको, ये नहीं है कि सूरज से आने वाली सारी हीट हमारी, मतलब कि जो गर्मी है, ऊष्मा है, जो सूरज की किरणें हैं, उनको डायरेक्टली अर्थ में नहीं आने देता, नहीं, इनको डायरेक्टली अर्थ में नहीं आने देता। क्या करते हैं, इनको वहीं वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। कुछ आती हैं थोड़ी बहुत अंदर, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है, बाकी को वहीं से रिफ्लेक्ट कर देता है। और जो हमारे वायुमंडल है, इसके अंदर एक लेयर का नाम है ओजोन लेयर। वो क्या करती है, जो सूरज से आने वाली पैराबैंगनी रेज होती है ना, जो हानिकारक किरणें, यूवी रेज हम बोलते हैं, नहीं पता, सन, ये सन प्रोटेक्शन के लिए एसपीएफ लगाओ, इसमें यूवी रेज से बचाता है। तो वो जो ओजोन लेयर है ना, वो ही यूवी रेज को वहीं रोक लेती है, बहुत कम मात्रा में यहाँ तक आती हैं, ठीक है ना। वरना अगर ओजोन लेयर ना हो ना, तो ये सोच लिए अर्थ पे रहने वाले लोगों की तो लाइफ, मतलब कि लाइफ पॉसिबल ही ना हो, क्योंकि उनको स्किन कैंसर, बहुत सी डिसीज, बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है ना। तो वायुमंडल जो है, वो सूरज से आने वाली, आप समझ गए होंगे, वायुमंडल जो है, जो सूरज से आने वाली हानिकारक किरणें है ना, उनसे भी हमें बचाता है, ठीक है। अब देखिए, वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है, यानी कि हमारे अर्थ से ऊपर 1600 किलोमीटर तक। वायुमंडल को इसके घटकों, तापमान के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है, कि भाई वायुमंडल के अंदर कौन सी लेयर कहाँ, सॉरी, कौन सी गैसेस कहाँ है, कहाँ उसका कितना तापमान है, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग इन सबको ध्यान में रखते हुए 5 लेयर में बांट दिया, 5 परतें बना दी वायुमंडल की, ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल, ठीक है। अब ये जो है ना, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, इनकी भी अपनी अपनी कुछ खासियत हैं, स्पेशलिटीज हैं, कि भाई इनके नाम दिए हैं, या इनकी जो बॉर्डर बॉर्डर बना दी, इतनी हाइट तक ये मंडल है, इतनी हाइट तक समताप मंडल, मध्य मंडल है, तो इनकी भी कुछ खासियत है, ठीक है ना। चलिए अब हम उनको आगे डायग्राम से पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। देखिए अभी पहले हम इसी को पढ़ लेते हैं। वायुमंडल जो है, वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन,
मेनली दो मतलब कि गैसेस तो बहुत हैं, बट मेन जिसका ज़्यादा हिस्सा है ना, पार्ट है, वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, ठीक है ना, जो कि जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है, ठीक है ना, यानी कि 99 बन जाते हैं। अब देखिए 70, अब यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21, तो 99 अपने आप ही होगा। 78 प्लस 21 यानी 78 को 21 में ऐड करो तो 99%, है ना। तो 99% भाग क्या है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, जो इन्होंने बोल दिया अभी ऊपर। दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है, और हीलियम, हाइड्रोजन, बहुत सी गैसें हैं, वो सब क्या है, मात्र 1% के अंदर ये सारी इंक्लूड हो जाती हैं। इनमें से 0.00 मतलब कि 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.03 कुछ ऐसे करके ऑर्गन। ये हम ये तो अभी हम परिमंडल जो दिया है ना भाई, अर्थ के प्रमुख परिमंडल नाम से एक टॉपिक है, उसमें हम इनको पढ़ रहे हैं। फिर वायुमंडल पर एक अलग से स्पेसिफिक वीडियो बनेगा, वो काफ़ी डिटेल वीडियो होगा, उसके अंदर वायु के अंदर वायुमंडल और ये प्रेशर्स, एयर प्रेशर वगैरह, ये सब कुछ उसके अंदर समझाया जाएगा। अभी हम इस मतलब कि जो आपका टॉपिक दिए हुए हैं सब सिलेबस में, उन टॉपिक के अकॉर्डिंग मैंने देखा कि शायद वो ना हो, पर नहीं, वो एक स्पेसिफिक टॉपिक अलग से दिया है कंपोजिशन ऑफ एयर में और हर चीज़ उसका, और ये अलग दिया हुआ था, ये परिमंडल में यानी अर्थ के परिमंडल के अंदर आ जाते हैं। ये थोड़ा इसका छोटा रूप है, तो आप इसको यहाँ ऐसे समझिए। फिर एक आपको डिटेल्ड वीडियो मिलेगी वायु के ऊपर, वायुमंडल के ऊपर, ठीक है ना, तो उसको हम बाद में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। अभी जो आपके इस टॉपिक में जो एनसीईआरटी के इस चैप्टर में दिया है ना, मैं वो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए हम कहाँ थे, यहाँ मात्र 1% है, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, और जो बाकी गैसेस बच जाती है ना, वो कितनी है, 1% है, और 78% आपकी नाइट्रोजन है, और ऑक्सीजन आपकी 21% है। चलिए, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, किस, ठीक है, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक हमको सबको पता है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है, ठीक है ना। अब नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए कैसे आवश्यक है, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन से ही बात बन जाएगी भाई। हम इंसान है ना, हमें भी थोड़ी बहुत मात्रा में नाइट्रोजन चाहिए होती है, और वो हम ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली इनहेल कर लेते हैं, मतलब कि जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो उसके साथ नाइट्रोजन भी चली जाती है, और जितनी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को नाइट्रोजन की होती है ना, वो हमारे अंदर रह जाती है, बाकी की जो होती है हम उसको वापस निकाल देते हैं, ठीक है ना। अभी आगे चलते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में है, ठीक है ना, चलो हाँ मान लिया बहुत कम मात्रा में है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों चाहिए भाई, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, तो जो हम सांस लेते हैं, अंदर लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, पर हम बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। और जो पेड़ पौधे हैं, आपने देखा होगा फोटोसिंथेसिस के जरिए जब वो अपना खाना बनाते हैं ना पेड़ पौधे, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं अपना खाना बनाने में, ठीक है ना, उनके लिए उनका नमक मिर्च का काम करती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और फिर वो बाद में ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी है सांस लेने के लिए, है ना। और जो पेड़ पौधे हैं ना, इनको, अब ये क्या कह रहे हैं, बैलेंस बना हुआ है, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन अंदर ले लेते, मतलब कि सांस के जरिए ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, और पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं सांस के जरिए, और वो सॉरी अपना फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर लेते हैं, और ऑक्सीजन को वो छोड़ देते हैं, रिलीज करते हैं। तो क्या बैलेंस बना हुआ है ना, बना हुआ है ना। पर क्या है कि अभी जब आगे बहुत ज़्यादा ये जैसे कि आपके ये मोटर बाइक चल रही हैं, फैक्ट्रियां हैं, या इनका से जो धुआं निकलता है, इनमें जो गैसेज होती है ना, उससे कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी हमारी वायुमंडल में मात्रा इसकी बढ़ती जा रही है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ रही है। और वायुमंडल क्या करती है कि सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है कि जो हमारी पृथ्वी है ना, अब आप यहाँ देखिए लिखा हुआ है, पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है। अब हमने थोड़ी देर पहले वो छोटा सा डायग्राम मैंने वैसे आपको बना के दिखाया था, मैं अभी आपको एक बार फिर से बना के दिखाती हूँ, पहले आप समझिएगा उसको। और भाई मैं इसी के ऊपर ड्रॉ करूंगी। जैसे मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये सन है, यहाँ दूर है इसलिए मैं छोटा दिख रहा है। अभी आप देखिए अभी क्या हो रहा है, यहाँ से सनरेज आ रही हैं, ठीक है ना, अर्थ से, सॉरी सन, सूरज से सूर्य की किरणें आ रही हैं, और वो हमारी अर्थ के अंदर आ रही हैं। यहाँ कुछ तो जैसे हमने बताया ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना, इसने क्या कर दी, वापस भेज दी, रिफ्लेक्ट कर दिया कुछ को तो, ठीक है ना, पर कुछ अंदर आ गई जित भाई रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और वो अब अंदर आके क्या करती हैं,
सतह से टकराती हैं या एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करती है, फिर वो वापस जाती हैं। ऐसा तो नहीं है कि अंदर ही जमा हो जाएंगी। जब वो सनरेज वापस जाती है ना, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इसके पार्टिकल्स मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड के, ये क्या करते हैं, जो सूरज की रोशनी है, सूरज की जो ऊष्मा है ना, उसको बाहर जाने से रोक लेते हैं। सन हीट को अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, ठीक है ना, और फिर उसको यहीं रोक लेंगे ऑब्जॉर्व करके, अंदर ही अर्थ के अंदर ही, उसको बाहर नहीं जाने देंगे, ठीक है। और जब उसको बाहर नहीं जाने देंगे तो क्या होगा, अंदर ही उन्होंने हीट को अपने अंदर मतलब कि ऑब्जर्व कर लिया, वहीं रोक के रखा है हीट को, कार्बन डाइऑक्साइड ने पार नहीं जाने दिया, उसको अंदर ही रोक के रखा। तो इससे क्या हो रहा है, हमारी जो अर्थ है इसके अंदर हीट बढ़ जाएगी, है ना, हीट बढ़ जाएगी ना। अब फिर क्या होगा, ये हीट तो यहीं रुक गई। अब नेक्स्ट डे, अब जैसे कि अगले दिन फिर सूरज निकल आएगा, सूरज निकला, फिर वही कुछ तो बाहर से ही हमारे वायुमंडल ने भेज दी, फिर कुछ अंदर आई, ठीक है ना। अब वो अंदर आई, उनमें से कुछ तो चलेगी, फिर थोड़ी सी अंदर से वही प्रोसेस स्टार्ट होगी, जाने लगी, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी डेली बढ़ रही है ना, वही बैलेंस बना हुआ जो, तो कोई बात नहीं, पर जो वो डेली बढ़ रही है थोड़ा थोड़ा, तो वो फिर जो मतलब कि एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड नेक्स्ट डे जुड़ जाती है, वो फिर हीट को ऑब्जॉर्व कर लेती है, वहीं रोक लेती है। तो इस तरह क्या हो रहा है, इस प्रोसेस से धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड हमारी अर्थ को क्या कर रही है, गर्म कर रही है, ठीक है ना। समझ आया होगा भाई, मैंने थोड़ा सा रफली ड्रॉ करके बताया था आपको। तो ये क्या कह रहा है, इससे हमारी पृथ्वी क्या हो रही है, धीरे धीरे गर्म हो रही है। जो सूरज से ऊष्मा अर्थ पर आती है ना, वो सारी वापस नहीं जाने पाती है, ठीक है, सॉरी, जो सूरज से जो ऊष्मा आ रही है ना, वो सारी वापस नहीं जाने पाती है, ठीक है ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसको अवशोषित कर लेती है, अपने अंदर ही अब्जॉर्ब कर लेती है, और फिर क्या करती है, वो हीट वहीं ठहर जाती है, जिससे हमारी अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यह देखिए, यह पौधों के लिए भी बहुत ही आवश्यक है, मतलब कि पौधों के बढ़ने के लिए, वृद्धि के लिए, यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, ठीक है। जैसे भाई ये पौधे तो भाई अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए, तो इनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। अभी देखिए, ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है, ठीक है ना। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, यह तेजी के साथ घटता जाता है। जब आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए हमें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ता है। तो अब इस चीज को समझिए आप, ये क्या कह रहे हैं कि ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में विभिन्नता आती है। जो डेंसिटी है ना एयर की, वो नीचे की तरफ ज्यादा होती है, अर्थ की सरफेस पर, ठीक है ना, अर्थ सरफेस पर ज्यादा होती है, ऊपर इतनी नहीं होती है। जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं ना, तो हार्श वेदर होता है, एकदम कठोर वहाँ का मौसम होता है, वहाँ हवा भी इतनी ज्यादा, मतलब कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी वहाँ ज्यादा नहीं होती है, ठीक है ना। यह घनत्व तो समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है, मतलब कि समुद्र तल, हमने भी जैसे हमारे लास्ट वीडियोस में देखा था कि समुद्र तल को हम क्या मानेंगे, हमने जीरो माना था। जैसे ये समुद्र का तल है, यहाँ हमने 0 मीटर माना था। उसके बाद जैसे जैसे ये पहाड़ बना दिए भाई, तो इन पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हैं हम धीरे धीरे, तो ठीक है ना। तो ऊपर क्या होगा, अब इन्होंने ये बोला है कि समुद्र तल पर जो वायु है ना, हवा का घनत्व ज्यादा होता है, तो एयर जो होगी वो ज्यादा यहाँ होगी नीचे, ठीक है। ऊपर जाएंगे तो एयर में जो है वो डेंसिटी उसकी कम होती जाती है, तो ऊपर ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है। तो वहां जब जब कोई पर्वतारोही है वो ऊपर चढ़ते हैं पहाड़ों पे, तो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, ताकि उनको सांस लेने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है, समझ रहे हैं आप। चलिए आगे चलते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, तो तापमान भी घटता जाता है, तो ये भी ठीक कह रहे हैं। अभी आप ध्यान रखिएगा कि आप ऊपर जाएंगे तो तापमान घटता जाएगा। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, ऊपर की ओर जाने पर तापमान भी घटता जाता है, और वायुमंडल जो है वो पृथ्वी पर दबाव डालता है। भाई हवा का प्रेशर नीचे की तरफ होता है, प्रेशर लगाती है ना हवा, ऊपर से दबाव बनाती है। वायुमंडल वायु है, वो पृथ्वी पर दबाव डालेगी, तो वायुमंडल में जो वायु है, हवा है, वही तो पृथ्वी पर दबाव डाल रही है, वो नीचे की तरफ प्रेशर बनाएगी। अब हम हैं, हम देखते हैं हमारे ऊपर भी वायु चारों तरफ से, इंसान है या जो भी जानवर कुछ भी है, सबके ऊपर हवा जो है वो, वायु जो है वो चारों तरफ से प्रेशर बनाती है, और हमारी बॉडी उसके अपोजिट प्रेशर बनाती है, इसलिए हम यहाँ स्टे कर रहे हैं। अब ये देखिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है हवा का जो दबाव होता है, वो भी कुछ क्षेत्रों में हम अधिक दबाव महसूस करते हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में हम कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, ठीक है ना, और गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा आप समझिए, उच्च दाब और निम्न दाब, ठीक है ना। ये क्या है भाई,
वायु जो है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। अब पढ़ने को तो पढ़ लिया पर समझ में तो आया नहीं क्या है ये, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले कुछ क्षेत्रों में हम अधिक दाब महसूस करते हैं, ठीक है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। हाँ, ये जो लाइनें हैं इनको समझने की कोशिश करते हैं। भाई देखिए, मैं आपको यहीं ड्रॉ करके दिखाऊंगी, थोड़ा सा यहाँ स्पेस है, यहाँ ये समझ लीजिए, ये आपकी अर्थ की सरफेस है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर है, और यहाँ पर हाई प्रेशर है, ठीक है। लो प्रेशर मतलब निम्न, और हाई प्रेशर मतलब उच्च दाब। यहाँ उच्च वायु दाब है, भाई मैं शॉर्टली लिख रही हूँ तो आप समझ जाइएगा। यहाँ उच्च वायु दाब है, और यहाँ हाई प्रेशर उच्च वायु दाब, लो प्रेशर निम्न वायु दाब है। अब लो प्रेशर पर क्या होता है, यहाँ जो सन की रेज होती है ना वो ज़्यादा आती हैं, यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, हीट ज़्यादा होती है, तो इससे क्या होती है, वायु हल्की हो जाती है, ठीक है। यहाँ जो सन की रेज है ज़्यादा आती है, और यहाँ सन की रेज कम पहुँचती है। हाई प्रेशर पर सूरज की रोशनी या सूरज की गर्मी, ठीक है ना, सूरज की हीट जो है वो कम पहुँचती है हाई प्रेशर पर, और लो प्रेशर पर ज़्यादा आती है। तो ये अब क्या है, अगर हाई प्रेशर पर सूरज की रोशनी ज़्यादा आ रही है, सूरज की रोशनी ज़्यादा है, गर्मी हो रही है, ठीक है ना, तो क्या होगा, हवा क्या हो जाएगी, गर्म होगी और ऊपर उठेगी, है ना। एयर क्या हो जाएगी, गर्म होकर ऊपर उठेगी, एयर जाएगी ऊपर की तरफ गर्म होकर, ठीक है। और फिर वो ऊपर होने के बाद अब अब एयर जो होती है ऊपर जाकर फिर वो मतलब कि ठंडी होती है, और ठंडी होके फिर वो हाई प्रेशर, यहाँ भाई सनरेज कम आ रही है ना, तो यहाँ पहुंचेगी हाई प्रेशर पर हवा। ये देखिए, लो प्रेशर से गई ऊपर, ऊपर वायु मतलब कि क्या हो गई, ठंडी हो गई, ठीक है। ऊपर भाई एटमॉस्फेयर में ठंडक है थोड़ी, तो ऊपर ठंड हो गई, वहाँ से वो ठंडी होगी फिर हाई प्रेशर की तरफ आएगी, जहाँ अब जो एक बात समझिए, जब वायु हल्की होगी ना तो वो ऊपर जाएगी, और जब वो भारी होगी तो वो नीचे आएगी, ठीक है ना। तो अभी वो यहाँ हाई प्रेशर पे आ गई। अब ये नहीं है भाई हाई प्रेशर पे आ गई है तो अब वो यहाँ यहीं बैठ जाएगी, अब वो यहाँ नहीं बैठेगी। अब यहाँ जो स्पेस खाली हो जाएगा, यहाँ की जो एयर है वो ऊपर चली गई, तो यहाँ उन्होंने क्या कर दिया, स्पेस खाली कर दिया, यहाँ की एयर चली गई ऊपर, ठीक है ना, यहाँ की एयर ऊपर चली गई और स्पेस हो गया खाली। अब इस स्पेस में फिर ये हवा यहाँ आ जाएगी, ठीक है ना। अब जो वही हो गया, ये हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर। अब वायु क्या हो गई, हाई प्रेशर से यानी उच्च वायु दाब, उच्च दाब से वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आई, हल्की होकर वायु ऊपर गई, ऊपर से वो ठंडी हो गई, उसमें मतलब कि भाई मॉइस्चर हो गया, वाष्प बने यहाँ, तो फिर यहाँ ठंडी हो जाती है, कंडेंसेशन होकर मॉइस्चर बन जाती, मॉइस्ट हो जाती है एयर, फिर वो हाई प्रेशर पे यहाँ सूरज की रोशनी मतलब कि हीटिंग कम पहुँचती है हाई प्रेशर पर, तो यहाँ क्या होगा, वायु नीचे आएगी, और यहाँ से फिर यहाँ स्पेस मिलेगा उसे, फिर यहाँ आ जाएगी, यहाँ फिर सूरज की रोशनी ज़्यादा हो रही है तो हवा में क्या होता है, उसके जो जल वाष्प होते हैं वो फिर भाप बन जाती है ना, वाष्प बन जाते हैं, हवा में जो नमी होती है वो वाष्प बन के ऊपर चली जाएगी, यहाँ वायु फिर हल्की हो जाएगी, वो ऊपर उठेगी, फिर इधर ठंडी होगी, फिर नीचे आएगी, यहाँ से फिर जल वाष्प लेगी, फिर यहाँ चलेगी, है ना। ऐसे एक सर्कल चलता रहता है, वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। उम्मीद करती हूँ भाई आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, नहीं तो फिर आगे एक वीडियो मैंने अभी आपको बताया था कि वायुमंडल के ऊपर एक वीडियो बनेगी, उसके ऊपर वहाँ उच्च दाब और वायु दाब को काफ़ी डिटेल में समझाऊंगी, वहाँ थोड़ा डायग्राम भी दिया होगा, उस डायग्राम से आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। बाकी उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ भी थोड़ा समझ आया होगा। तो ये आपको समझ में आया ना कि कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक वायुदाब महसूस होता है, तो कहाँ होता है भाई, जब ठंड होती है तभी वायुदाब ज़्यादा महसूस होता है, ठंडे एरियाज़ में, ठीक है ना, जहाँ मॉइस्चर होता है, ठंडे एरिया होता है ना, वहाँ जो एयर का प्रेशर होता है, वायु का जो दाब होता है वो उच्च होता है, ठीक है ना, और वो निम्न दाब की ओर चलती है, यानी ठंडी हवा फिर गर्म एरियाज़ की तरफ चलती है। गर्म एरियाज़ की हवा जो होती है, गर्म एरियाज़ की जो हवा होती है वो ऊपर की तरफ बहती है, ऊपर जाती है, और जहाँ गर्म होगा एरिया वहाँ निम्न दाब होगा, और जहाँ एरिया ठंडा होगा वहाँ उच्च दाब होगा, ठीक है। अभी हम इसमें पीछे शायद हमने कुछ छोड़ दिया, हाँ ये हमारा डायग्राम रह गया था, हम इसको और पढ़ लेते हैं। अब इस डायग्राम में देखिए, इसमें बताया है आपके वायुमंडल की विभिन्न परतें, यहाँ देखिए उन्होंने बताया ना वायुमंडल की विभिन्न परतें, तो अब इन एक एक परत को हम समझते हैं। यहाँ से देखिए 5 परतें हैं जिनके हमने नाम पढ़े थे, शोभ मंडल, और ये क्या है, पहले तो हमने देखा था कि वायुमंडल जो है वो 1600 किलोमीटर, ठीक है ना, तो ये जो वायुमंडल की हाइट दे रखी है ये 1600 किलोमीटर है, ठीक है। ये जो वायुमंडल है यहाँ से स्टार्ट होता है
और यहाँ बहिर्मंडल तक, ऊपर तक 1600 किलोमीटर में फैला है। तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। पहला आ जाता है क्षोभ मंडल, ठीक है। क्षोभ मंडल 13 किलोमीटर तक है। क्षोभ मंडल के बाद आता है समताप मंडल। अब जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल के अंदर मौसम से रिलेटेड सारी जो एक्टिविटीज़ होती है ना इसमें हो जाती है, जैसे बारिश आना, बर्फ़ पड़ना, ओले पड़ना, ये कोहरा हो जाता है, जैसे धुंध वगैरह हम बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो हमारे पहाड़ हैं भाई, हमारा माउंट एवरेस्ट है वो भी इसी के अंदर आ जाता है। इससे ऊपर थोड़े वो तो 8,800 कुछ है। और क्षोभ मंडल की हाइट क्या हो गई, 13 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो ये क्या है, क्षोभ मंडल में। तो मौसम संबंधित सभी घटनाएं कहाँ हो जाती है, क्षोभ मंडल में। फिर हम आ जाते हैं हमारे समताप मंडल में। अब आ गए समताप मंडल, ये समताप मंडल, ठीक है ना। अब समताप मंडल में क्या होता है भाई, मौसम से रिलेटेड कोई घटना नहीं होती। वायु का प्रेशर, हवा का जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है तो वो नीचे ही रह जाता है, क्षोभ मंडल में ही रह जाता है। समताप मंडल में क्या होता है, एकदम ठंड, शांत मौसम, माहौल होता है वहाँ का, मौसम भी शांत होता है, वहाँ कोई ज़्यादा हलचल नहीं होती। इसलिए ये क्या, एरोप्लेन्स के लिए, ठीक है ना, हवाई जहाज उड़ाने के लिए, एरोप्लेन्स के लिए काफ़ी सूटेबल होता है। और यहाँ पर ये एक ओजोन लेयर जो हमने बताया था, जो सूरज से आने वाली हानिकारक जो पैराबैंगनी रेज आती है उनको यही रोक लेती है। तो इसी के अंदर ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर, ठीक है ना। ओजोन लेयर भी कहाँ होती है, इसी के अंदर होती है, समताप मंडल के अंदर, ठीक है ना। तो समताप मंडल हवाई जहाज उड़ाने के लिए और ओजोन लेयर के लिए सही है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं मध्य मंडल। अब ओजोन मंडल के बाद हमारा आता है मध्य मंडल, ठीक है। और मध्य मंडल के बाद आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल। अब ये क्या कह रहे हैं, जो आयन मंडल है, आयन मंडल में ये जो सैटेलाइट्स वगैरह जो ऊपर जा रखे, बही सैटेलाइट्स वगैरह हैं वो तो ये है बहिर्मंडल के अंदर, ठीक है ना। सॉरी, आयन मंडल, आयन मंडल के अंदर होते हैं ये आयन मंडल मतलब जो रेज होती है ना, ये आयंस होते हैं इसके अंदर। और वो सन से जो सन से मतलब कि जो हीट आती है उससे चार्ज हो जाते हैं आयंस, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं आयंस, ये सन से चार्ज हो जाते हैं, ठीक है ना। ये सन से चार्ज हो जाएंगे तो ये फिर क्या करते हैं, इधर उधर ऐसे घूमते रहते हैं। और जो वो फ्रिक्वेंसी होती है ना हमारे रेडियोस वगैरह के लिए, सैटेलाइट्स वगैरह, इन सब की जो फ्रिक्वेंसी यूज होती है, उस फ्रिक्वेंसी को क्या करते हैं, ये वापस अर्थ पे भेज देते हैं। इसी से तो हमारी रेडियो की जो फ्रिक्वेंसी होती है ये सब काम करती है, ठीक है ना। और ऊपर आ जाता है बहिर्मंडल, जो बिल्कुल हल्की गैसेज होती है इसके अंदर और एकदम स्पेस से कनेक्ट होता है, ठीक है ना। और मध्य मंडल के अंदर क्या होता है, मध्य मंडल के अंदर जो होता है, जो उल्का पिंड आते हैं ना, मध्य मंडल के अंदर आते ही वो जल जाते हैं, बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। आपने न्यूज़ वगैरह में काफ़ी देखा होगा कि बताते रहते हैं कि भाई उल्का पिंड पृथ्वी की तरफ आ रहा है, पृथ्वी को तबाह कर देगा, बहुत हाईलाइट करके दिखाते हैं न्यूज़ वाले। तो क्या होता है, वो यहीं आके अपने आप ही जलने लग जाता है, आग लग जाती है उसमें, और वो यहीं ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, हमारी अर्थ पे आ ही नहीं पाता है, ठीक है ना। तो चलिए भाई, ये तो मैंने आपको बताया, थोड़ा सा इसके बारे में रफली बताया है, नहीं सॉरी, इसके बारे में थोड़ा आगे हम जो हमारा एक स्पेसिफिक टॉपिक ही है वायुमंडल, उस पर एक अलग वीडियो बनेगा, उसको पूरा टाइम दिया जाएगा। अभी हमने इसको पृथ्वी के परिमंडल के पार्ट के रूप में पढ़ा है वायुमंडल को, ठीक है ना। और आगे जब हम इसका एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे ना, उसमें हम इनके बारे में जितना भी मतलब कि वहाँ बुक में साफ साफ अच्छे से लिखा हुआ है इनके बारे में, तो उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको फिर भी थोड़ा बताने की कोशिश की है। चलिए भाई, अब हम आ जाते हैं हमारे जीव मंडल पर, ठीक है ना। अब जीव मंडल क्या है, पहले आप ये देखिए, जीव मंडल। अब जीव क्या कहाँ मिलेंगे, पहले तो आप दिमाग में खुद सोचिए। हमने वायुमंडल पढ़ लिया, हवा, एयर, हमने स्थल मंडल पढ़ लिया और जल मंडल पढ़ लिया, है ना। ये स्थल मंडल, ये यहाँ वायुमंडल में आ गए हम, और ये जल मंडल। और जब ये तीनों चीज़ें जहाँ मिलेंगी, भाई हवा मिल रही है, पानी मिल रहा है और ज़मीन मिल रही है, तभी तो जीव पनपेगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि हवा हवा में हम जानवर है, इंसान है, हम सब हवा हवा में ही रह लेंगे, हैं। पक्षियों को भी खाना खाने के लिए तो नीचे आना पड़ता है, हवा में उड़ सकते हैं, खाने के लिए, सोने के लिए पेड़ पौधों की जरूरत पड़ती है ना, ऐसे ही। और तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी, ये सब चीज़ें मतलब कि कब होंगी, जब जीव मंडल जब बनेगा, जब वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल तीनों क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है ना, तब जीव मंडल बनता है। तो चलिए अब जीव मंडल के बारे में इन्होंने क्या दे रखा हम वो भी पढ़ लेते हैं। जीव मंडल स्थल, जल और हवा के बीच का एक सीमित भाग है, यह वह भाग है जहाँ जीवन
मौजूद है, मतलब कि जहाँ जीवन मौजूद है वो जीवमंडल है। और जीवमंडल यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां मिलती है, जो सूक्ष्म बैक्टीरिया, वे सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारी जैसे हाथी वगैरह और छोटे छोटे कीटाणु, मतलब कि सब कुछ इंक्लूड हो गया जीवों के अंदर, ठीक है ना। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे के साथ जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ जी, ये भी ठीक है। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कौन से दो भाग? एक तो जंतु जगत यानी एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, और जब हर कोई आ जाता है, और एक पादप जगत हो जाता है, पेड़ पौधे, ठीक है ना। पादप जगत में पेड़ पौधे, और एक जंतु जगत, ठीक है। अब पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में प्रक्रिया करते हैं। तीनों परिमंडल कौन से भाई? स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। ये जब तीनों प्रक्रिया करते हैं ना, एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित भी करते हैं, ठीक है, और तभी तो जीव बनते हैं, सीधी सी बात है। अब लकड़ी तथा के, तो अब ये क्या कह रहे हैं कि हम इन, जो ये हमारे जीव मतलब कि ये हमारे परिमंडल है, हम अब हम इनको नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। ये क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जा रहा है, जिससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से हो रहा है। ये क्या कह रहे हैं कि अब हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है, तो हमें लकड़ी की जरूरत पड़ती है, इसके लिए हम क्या करते हैं, और भाई लकड़ी की जरूरत पड़ती है हमें, भाई बिल्डिंग्स बनानी है या हमारी जो चीज़ें फर्नीचर बन रहा है, कुछ भी जो भी यूज़ हो रहा है लकड़ी से, उसके लिए हमें लकड़ी की जरूरत है। हम पेड़ों को काट रहे हैं, फिर खेती के लिए हमें ज़मीन चाहिए, तो भी हम जंगलों को काट रहे हैं, है ना। तो इससे क्या हो रहा है कि मिट्टी का जो ढलुआ भाग है वहां पर, भाई पेड़ है, पेड़ की जड़ें मिट्टी को पकड़े रखती हैं, अब पेड़ों को काट दिया तो वो जो मिट्टी है वो तो बह जाएगी, है ना। तो क्या हो गया, इससे प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं। पृथ्वी पर भूकंप, पृथ्वी की सतह में परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे पृथ्वी पर भूकंप आ रहा है, पृथ्वी की सतह हिलती है, ठीक है ना। हाल ही में सुनामी आया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। झीलों नदियों के पानी को हम दूषित कर रहे हैं, जो पीने लायक पानी, तो हम जलमंडल को भी इफेक्ट डाल रहे हैं, स्थलमंडल को डाल दिए, पेड़ पौधे काट दिए, बैलेंस बिगाड़ रहे हैं, है ना। अब पेड़ कट रहे हैं, ऑक्सीजन कम बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वो इनहेल करते थे, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी, तो वो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग, है ना। भाई अर्थ ज़्यादा गर्म होगी ना, वो ज़्यादा एयर, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीट को अब्जॉर्व करके रखेगी, तो गर्मी बढ़ रही है, ठीक है ना। तो इस तरह हम क्या कर रहे हैं भाई, अपनी अपने जो ये परिमंडल स्फीयर्स हैं, ये अर्थ पर जो जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं ना, उनको हम बिगाड़ रहे हैं। एक तरह से हम खुद के ही दुश्मन बन चुके हैं, यहाँ ये कहा गया है। तो ये क्या है भाई, पानी को हम खराब कर रहे हैं, नदियों का, झीलों का पानी है, उसमें हम केमिकल्स वगैरह, जो कंपनी फैक्ट्रियों से केमिकल्स निकलते हैं, या घरों में भाई जैसे कि गंदे नाले का पानी वगैरह ये सब उसके अंदर छोड़ रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, वो पानी खराब हो रहा है। और ये घरों के पानी से तो इतना खराब नहीं होता जितना कि केमिकल से होता है। इससे क्या होता है कि जो पानी के अंदर जीव है उनको नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है ना। और जो अब इन्होंने बता दिया, उद्योग धंधे, तापीय विद्युत संयंत्र, यानी कि जहाँ बिजली बनती है ना, तापीय विद्युत संयंत्र का मतलब है बिजली बन रही है जहाँ, वो गाड़ियों से उत्सर्जित पदार्थ, गाड़ियाँ जो गैसेज छोड़ रही है, उनसे क्या हो रहा है, वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन जब ये बढ़ रही है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि कर रही है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था भाई, कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य से जो रोशनी आती है, हीट आती है अर्थ पर, उसको वापस जाने नहीं देती, उसे वहीं रोक लेती है, ठीक है ना। इससे ही भूमंडलीय तापमान कहा जाता है भाई। ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापमान, इंग्लिश में हमने बहुत सुना होगा, ग्लोबल वार्मिंग, तो ये वो ही है भूमंडलीय तापमान। तो ये भूमंडलीय तापमान बढ़ रहा है, किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, ठीक है ना। इसलिए भूमंडलीय तापमान तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग करना चाहिए। भाई देखो, एक्सेस तो हर चीज़ की बुरी होती है, हर चीज़ को हमें ऐसे यूज़ करना चाहिए कि आगे भी हम ऐसे सोचते हैं कि बस हमने यूज़ कर लिया, फिर किसी को यूज़ ही नहीं करना। भाई हमारे आगे आने वाली पीढ़ी है, उनको भी तो चाहिए, हमारे बुजुर्ग हमारे लिए छोड़ के गए हैं, तो हमें भी तो ध्यान रखना चाहिए ना कि आगे आने वालों को कुछ दे। ये थोड़े कि आज ही हमने ख़त्म कर दिया सब कुछ, ठीक है ना। तो इसलिए हमें क्या है कि जो पृथ्वी पर जो संसाधन है ना, उनको सीमित मात्रा में यूज़ करना चाहिए, भाई ज़रूरत के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ऐसा नहीं वेस्टेज करें, जैसे पानी है, अब हमें ज़रूरत उतना यूज़ करें, उसको फालतू में ना बहाएं, ठीक है ना। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, उनको समझने की कोशिश कीजिए। और पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाने चाहिए, तभी तो हम कार्बन डाइऑक्साइड की जो वृद्धि हो रही है उसको कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ताकि वो फोटोसिंथेसिस में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर सकें और ऑक्सीजन रिलीज कर सकें, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है ना। और ये थोड़ा सा भी ऐसे व्हीकल्स आजकल तो ये इलेक्ट्रिक चल गए हैं, तेल वगैरह जैसे कि पेट्रोल वगैरह कम यूज़ होता है, तो गैसेस कम निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो भाई आपके चैप्टर में इतना ही था।
चलिए इसमें कुछ थोड़े से है, तो ये एनसीईआरटी के बच्चों टाइप क्वेश्चंस, पर फिर भी हैं, देख लेते हैं। एमसीक्यूज टाइप में है, जो हमने पहले कल पढ़ा था उसी में से हैं। देखिए ये कह रहे कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है, तो हमने कल पढ़ा था यूराल, है ना, यूराल को पढ़ा था, यूराल पर्वत श्रृंखला। अब उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका किससे जुड़े हैं, जल संधि से, स्थल संधि से या नहर से, तो हमने कल वाली वीडियो में हमने पढ़ा था किससे जुड़े हैं, स्थल संधि से, है ना। एक संकरी पट्टी है जमीन की जिसने उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ के रखा है। अब नेक्स्ट पे, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है, अभी हमने पढ़ा जैसे नाइट्रोजन कितना है 78% नाइट्रोजन। अभी पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है, जो हमने किसमें भूमंडल में पढ़ा था, तो क्या बना है भाई, थलमंडल। भाई जलमंडल में जल है, वायुमंडल में वायु है, थलमंडल में मिलेंगी चट्टानें। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है तो बच्चे टाइप क्वेश्चन, पर भाई दिए हैं करा देते हैं। तो सबसे बड़ा महाद्वीप हो गया एशिया, कौन सा है, एशिया, ठीक है। चलिए भाई आज आपकी, मेरे हिसाब से तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। देख लेते हैं अगर कहीं कुछ रह गया है तो उसको, मुझे नहीं लगता भाई कहीं कुछ रहा है, हमने सब पढ़ लिया है। तो ये आपके पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल हो गए हैं ख़त्म। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद, मतलब कि समझ आती है, आपको पसंद आती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप किसी और स्पेसिफिक टॉपिक पर पहले वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, आपको वीडियो कैसा लगता है ये भी कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। वरना मैं अपनी तरफ से एसएसटी के पहले जियो को कंप्लीट कराऊंगी, उसके बाद और टॉपिक्स को उठाऊंगी। धीरे धीरे मैं अपनी तरफ से आपको सारा कंटेंट देने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।